हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव श्रीवास्तव और एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। आज हम रेलवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 23 पढ़ने वाले हैं और लेक्चर नंबर 22 में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, हॉलिंग कैपेसिटी क्या होती है और ट्रैक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है। आज हम इस ट्रैक्शन रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करने वाले हैं कि इस ट्रैक्शन रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या क्या ट्रैक्शन रेजिस्टेंस होते हैं जो हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। साथ ही साथ इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन्हीं ट्रैक्शन जो हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं आज, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले आऊँगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर में अपने इंक्लूड करने वाला हूँ। तो सीधे से बात करते हैं यहाँ पर ट्रैक्शन रेजिस्टेंस की। ट्रैक्शन रेजिस्टेंस होते क्या हैं, तो आपको बताया था कि अगर ट्रेन है और ट्रेन को पुल करना है तो ट्रेन को पुल करने के लिए ट्रेन के व्हील्स और रेल्स के बीच में, साथ ही साथ साइड से वैगन्स के बीच में, और अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री के बेसिस पे कई सारे रेजिस्टेंस हमें मिल रहे होते हैं। और उन रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो उन रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस टू द ट्रैक्शन इज डिवाइडेड इन द 4 कैटेगरी। जो हमने ट्रैक्शन रेजिस्टेंस पढ़े हुए थे वो 4 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड होते हैं। पहला कौन सा है, रेजिस्टेंस टू रोलिंग स्टॉक्स। रोलिंग स्टॉक्स, अगर रोलिंग स्टॉक्स की बात करें तो इसको ट्रेन रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, ट्रेन रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब ये रोलिंग स्टॉक होता क्या है? रोलिंग स्टॉक का सिंपली मतलब है कि जो ट्रेन के व्हील्स हैं, अगर हम बात करें, ये हमारी रेल है और रेल के ऊपर क्या होते हैं, ये व्हील्स होते हैं। ठीक है, तो रोलिंग स्टॉक का मतलब होता है ये रेल्स, रोलिंग स्टॉक्स का मतलब होता है ये रेल, और जिनके ऊपर क्या हो रहा है, हमारा व्हील्स मूव हो रहा है, ये व्हील्स मूव हो रहा है। अगर हम बात करें तो रोलिंग स्टॉक्स में डिफरेंट तरीके के रेजिस्टेंस यहाँ पर अप्लाइड होंगे। अगर हम बात करें तो व्हील्स और रेल की सरफेस जहाँ पर टच कर रही है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है जो कि हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो एक तरीके का फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट तरीके से, अगर फ्रिक्शन है तो हम इसको जर्नल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये तो नॉर्मल रेजिस्टेंस है जो हमारे लग रहे हैं, बट अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है, ये व्हील v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस v स्पीड पे डिपेंडेंट होने वाले अगर हम बात करें ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन का मतलब है ट्रेन का लेटरल स्वे। ठीक है, इसकी सेंट्रल पोजीशन के अकॉर्डिंग लेटरल स्वे, या फिर हम उसको बात करें लेटरल स्वे, ये सारी कंडीशंस भी होती हैं। और जब लेटरल स्वे होगा तो यहाँ पर ये रेल होगी और यहाँ पर कॉनिंग ऑफ व्हील, आपने पढ़ा हुआ था कि कॉनिंग ऑफ व्हील होता है, कॉन शेप में होता है। तो ये कॉन सरफेस जो है, इस सरफेस के साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस जनरेट करती है। जब स्वय होगा तो इस सरफेस के बीच में क्या होता है, रेजिस्टेंस जनरेट होता है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो इसी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो एक रेजिस्टेंस होगा जो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, दूसरा रेजिस्टेंस जो हम बात करेंगे वो हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे दो तरीके के रेजिस्टेंस यहाँ पर हम बात करेंगे, एक वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और एक वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और दोनों ही रेजिस्टेंस किस में आते हैं, ट्रेन रेजिस्टेंस में आते हैं। या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका रोलिंग स्टॉक है और यहाँ पर वैगन्स जा रहे हैं। अगर फिर भी एयर नहीं बह रही है, एयर नहीं है, तो साइड से तो कुछ ड्रैग फोर्सेस ऑलरेडी लग रहे हैं। मान लीजिए ये एक कर्टेन है, ठीक है, ये कर्टेन है, आपने ये कर्टेन को यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, अगर ये कर्टेन लगाया हुआ है और आप यहाँ से तेजी से स्पीड में आते हैं, तो क्या ये कर्टेन अगर स्टेबल कंडीशन में तो आपको रेजिस्टेंस नहीं देगी? आपको इसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा तो एफर्ट देना पड़ेगा, यानी थोड़ा बहुत भी देना पड़ेगा। तो एक विंड के कारण, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में भी हमारा रेजिस्टेंस काउंट होता है। तो वो रेजिस्टेंस भी हमारा किस में हो जाता है, हमारा रोलिंग रेजिस्टेंस में। तो अगर हम रोलिंग रेजिस्टेंस की बात करें तो 3 तरीके के रेजिस्टेंस आपको मिलने वाले हैं। डिपेंड ऑन स्पीड, डिपेंड ऑन स्पीड, दूसरा नॉन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, और तीसरा आपको मिलने वाला है, ये सारी चीजें आपको आगे बिल्कुल क्लियरली लिखी मिल जाएंगी। तो अगर हम बात करने वाले हैं आगे, आपको मिलने वाला है तीसरा जो मिलने वाला है वो एटमॉस्फेयर के कारण मिलने वाला है। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस टू ट्रैक प्रोफाइल। अब ट्रैक प्रोफाइल क्या है? ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर बात किया ट्रैक प्रोफाइल का, ट्रैक प्रोफाइल, और अगर मैंने ट्रैक प्रोफाइल की बात कर ली और यहाँ पर आ गया है पहला ग्रेडियंट आ गया है, मान लीजिए ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट आने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई स्लोप आ गया है। तो ग्रेडियंट आने के कारण यहाँ पर जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी या नहीं, और जो स्पीड कम हो जाएगी तो ग्रेडियंट के कारण मुझे कुछ रेजिस्टेंस पीछे की ओर मिलेगा या नहीं। तो ये ट्रैक प्रोफाइल के कारण है। अगर ट्रैक हमारा
रोलिंग टेरेन में है या किसी भी तरीके के ट्रेन में जहां पर ग्रेडियंट मिल रहा है और अच्छा खासा ग्रेडियंट मिल रहा है तो रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दूसरा कर्व प्रोफाइल है ट्रैक का। अगर हम कर्व पे जाते हैं और कर्व पे अगर हमने सुपर एलिवेशन प्रॉपर नहीं है, सुपर एलिवेशन नॉट प्रॉपर, अगर सुपर एलिवेशन प्रॉपर नहीं है या फिर हम बात करें तो कर्व पे डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है या फिर हम बात करते हैं कर्व की जगह पे अगर हम बात करते हैं रेल का वर्टिकल अलाइनमेंट ठीक नहीं है। वर्टिकल अलाइनमेंट बात समझना क्या है। वर्टिकल अलाइनमेंट मतलब दो रेल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से ऊपर नीचे है, तो रेल के कारण क्या होगा, ट्रेन का वर्टिकल अलाइनमेंट या रेल का वर्टिकल पोजीशन ठीक नहीं है। वर्टिकल पोजीशन ठीक नहीं है तो ट्रेन का जो मूवमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, ट्रेन मूवमेंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। और जब हमारा रोलिंग स्टॉक मतलब यहाँ से व्हील यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर इसको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा या नहीं। तो ये कंडीशन हो सकती है कि सुपर एलिवेशन प्रॉपर नहीं है, डिजाइन प्रॉपर नहीं है, और सुपर एलिवेशन प्रॉपर नहीं हो तो बाहर साइड पे लेटरल स्वै होगा, लेटरल स्वै होगा, फिर से रेल पे रेजिस्टेंस मिलेगा, साथ ही साथ ओवर टर्निंग या डीरेलमेंट के चांसेस भी होंगे। जब हमने सुपर एलिवेशन पढ़ा हुआ था तो हमने पढ़ा हुआ था एक्सेस कांट और कैंट डिफिशिएंसी, वहां पर डीरेलमेंट और हमारे ओवर टर्निंग के चांसेस बन रहे थे, तो वो कंडीशंस हो जाएंगी या नहीं। तो कर्व के कारण रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ने की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर दो तरीके के रेजिस्टेंस आपको मिलने वाले हैं, एक मिलने वाला है ग्रेडियंट के कारण और दूसरा जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो कर्व्स के कारण मिलने वाला है, ठीक है। रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट, तो ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें एट स्टार्टिंग, अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग करते हैं, जैसे ही हम ट्रेन में चलना स्टार्ट करते हैं, ट्रेन पहले रुकी हुई है, अचानक से चलना स्टार्ट किया तो वेलोसिटी में अचानक से चेंज आए, और जब वेलोसिटी में अचानक से चेंज आए तो हमें एक रेजिस्टेंस फील होता है, हम पीछे की ओर धक्का फील करते हैं, एक जर्क फील करते हैं। तो वो क्या होता है, जो एक्सेसिव फोर्स हमें देना पड़ता है, खड़ी पोजीशन में है और उसको चलाने के लिए एक्सेसिव पुल देना है, मतलब उस रेजिस्टेंस को ओवर करना है, तो स्टार्टिंग में एक हमें रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टॉप करने की कंडीशन, तो स्टॉपिंग कंडीशन में भी हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये सारे ट्रैक्टिव एफर्ट्स के कारण रेजिस्टेंस कहे जाएंगे, ठीक है। या फिर हम बात करें एक्सीलरेशन के टाइम पे, एक्सेलरेशन, अगर हम ट्रेन को एक्सेलरेट करते हैं, आपकी बाइक है, आपकी बाइक को अगर आपने एक्सेलरेट करना चाहे तो क्या होता है, एकदम से आप एक्सेलरेटर लेते हो, फिर आप थोड़ा सा पीछे की ओर जर्क फील करते हो। तो अगर एक्सेलरेट भी कर रहे हैं तो मतलब किसी एक फोर्स के कंपैरिजन में हमें बहुत तेजी से अपनी गाड़ी को खींचना है, तो वहां पर एक मिलेगा हमें एक्सेलरेशन के कारण। अगेन लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ड्यू टू सर्टेन क्लाइमेटिक और एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो सर्टेन क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब विंड के कारण, अगर मान लीजिए आपका ट्रेन है यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और विंड इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो विंड का कुछ रेजिस्टेंस लगेगा आपको या नहीं, इस विंड के रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा। या आप बोल दीजिए सर अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है, सर ने बोला कि एक विंड इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो एक विंड का कंपोनेंट आपको लेटरली भी पुश करने की कोशिश करेगा और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी रोकने की कोशिश करेगा। तो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल, अगर विंड का डायरेक्शन किसी क्रॉस डायरेक्शन में है, रेलवे के किसी क्रॉस डायरेक्शन में है, तो वो हमें एक लेटरल पुश भी देगा और लॉन्गिट्यूडनल पुश, और इन दोनों रेजिस्टेंस को ओवरकम करना होगा। ये क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण होगा या नहीं। तो इन चारों रेजिस्टेंस को पढ़ना है, इनके फॉर्मूले हमसे पूछे जाते हैं, तो एक एक करके इनको पढ़ने की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रोलिंग रेजिस्टेंस हमने सबसे पहले बात की थी, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड जो है उसको रोलिंग रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोलिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि व्हील के रोल होने के कारण हो रहा है, ठीक है। इट इज मेनली ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द रेल सरफेस एंड द व्हील्स एंड दिस फ्रिक्शन इज नोन एज जनरल फ्रिक्शन। हमने क्या बात की है, ये हमारा रेल है और ये हमारा व्हील है। रेल और व्हील के बीच जो यहाँ पर जो फ्रिक्शन मिल रहा है, इस फ्रिक्शन के कारण ये रेजिस्टेंस हमें मिल रहा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें व्हील आगे करने की चलाने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग रेजिस्टेंस बोला जाएगा। और इस रोलिंग रेजिस्टेंस को अगर हम बात करें, जो ये फ्रिक्शन मिल रहा है, इसी फ्रिक्शन को नाम क्या दिया है हमने, जर्नल फ्रिक्शन को ओवरकम करने की भी बात की जा रही है। तो जर्नल फ्रिक्शन को भी ओवरकम करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर रोलिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर आप बोलो इस तरीके से कि आप ये देखिएगा, ये रिम है, ये पूरा रिम है पोर्शन है, ये व्हील का क्या है, पूरा रिम है,
और इस रिम में क्या होंगे, डिफरेंट एक्सेल होंगे, और एक्सेल होने के कारण अगर हम बात करें तो ये रिम कुछ इस तरीके से, इसकी रिजिडिटी है अपनी, इसकी अपनी रिजिडिटी है व्हील बेस की रिजिडिटी के कारण, या फिर इसमें हमारे बियरिंग्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? बियरिंग्स। बियरिंग्स यानी कुछ छर्रे होते हैं जो हमारे व्हील्स को प्रॉपरली मूव करवाते हैं। जैसे फैंस में आपके बियरिंग्स लगी होती है, आपके बाइक के टायर्स में बियरिंग्स लगी होती है, कई सारी मशीनरीज में बियरिंग्स लगी होती है जो फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करती हैं। तो अगर इस बियरिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, अगर कनेक्शन का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तब भी ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। और इसकी वैल्यू जो होती है, हम इसको RT1 से डिनोट कर रहे हैं, तो वो कितनी होती है? 0.0016 W। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। RT1 जो रेजिस्टेंस है वो टन में निकल करके आएगा, किसमें? टन में। और W क्या है? ट्रेन का वेट है टन में। W क्या है? ट्रेन का टोटल वेट, ट्रेन का। ट्रेन का जब हम वेट की बात करेंगे तो लोकोमोटिव का भी वेट बात करेंगे और हम बॉगीज का भी बात करेंगे, दोनों को मिला करके हम ट्रेन का वेट बोलते हैं। ठीक है, तो लोकोमोटिव यानी इंजन और प्लस बॉगीज दोनों का वेट मिला करके हम ट्रेन के वेट की बात। तो RT1 इज इक्वल टू कितना होगा? 0.0016 W। दूसरा RT2 की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, अगर हम बात करें RT2 क्या है? रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन स्पीड। और अगर स्पीड पे डिपेंडेंट है तो यहां पर स्पीड पे ज्यादा होने के कारण ऑक्सीलेशन भी हो सकता है, मतलब सेंटर पोजीशन के अराउंड हमारा ये मूव भी हो सकता है, और लेटरल स्वे भी हो सकता है। लेटरल स्वे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ट्रेन हो सकता है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ट्रेन, और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ट्रेन कब होगा? जब हमारे जॉइंट, रेल के जॉइंट प्रॉपर नहीं बने होंगे, आगे ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑफ ट्रैक लाइक improper joints and maintenance and flange action sway और oscillation। sway और oscillation के कारण फ्लैंज और रेल के बीच जो होगा वो वहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा। और irregularity ऑफ ट्रैक मतलब अगर ये जॉइंट्स प्रॉपर नहीं बना है तो इस जॉइंट में ऊपर नीचे आ सकते हैं, और ऊपर नीचे आने के कारण यहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा। या फिर साइड वाइज स्वे हो जाएगा। ये क्या हो गया? साइड वाइज स्वे। जॉइंट्स का हो गया साइड स्वे, हो गया साइड डिस्प्लेसमेंट, हो गया है जॉइंट, साइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट, या फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जॉइंट का, या साइड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उस कंडीशन में मैं बात करूंगा, यहां पर इस तरह की कंडीशंस बन सकती है। ठीक है, चलिए तो हम बात करें RT2 की वैल्यू क्या होगी? 0.00, पहली बार में क्या था? 0.RT1 इज इक्वल टू क्या था? 0.0016 W था। अब दूसरी बार में क्या करना है आपको? दूसरी बार में क्या करना है? 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा और इसको हाफ कर दीजिएगा, तो 0.0008 W इंटू V। अब देखिए स्पीड पे डिपेंडेंट हो गया, पहले बार में W था, अब क्या हो गया? V पे डिपेंड हो गया। तो W है वेट ऑफ ट्रेन्स इन टर्न्स, RT2 है रेजिस्टेंस इन टर्न्स, और स्पीड जो है वो किस में लगाना है? किलोमीटर पर आवर्स में। तो डायरेक्टली लगा करके आप क्या निकालेंगे? RT2 निकालेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस जो कौन से किस कारण से होगा? एयर के कारण। ऑल्दो विंड इज नॉट ब्लोइंग, विंड इज नॉट ब्लोइंग, अगर विंड नहीं ब्लो हो रहा है तब भी हमें क्या है? जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे कर्टेन लगा हुआ है, आप यहाँ से दौड़ के आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ इस कर्टेन के कारण रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, उस सरफेस को ओवरकम करना है। तो इट वर्क्स इवन व्हेन विंड्स स्पीड इज जीरो, अगर विंड्स की स्पीड भी जीरो है तब भी इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? एक रेजिस्टेंस मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें टोटल जो विंड रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट होगा, वो इस कर्टेन के थ्रू इस पूरे वेट, ट्रेन के वेट को ले जाने के कारण होगा। इस ट्रेन के वेट को पूरे कर्टेन से पास करना है, इसलिए हमें क्या होगा? इसकी सरफेस पे मतलब ये ट्रेन है, ये बॉगीज है, इसके साइड में विंड का, कर्टेन का क्या होगा? साइड में या टॉप सरफेस पे इस तरीके से हमें इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब इसकी सरफेस पे जो बॉगीज जा रही हैं, ये सरफेस है विंड की मान ली एक, इसके सरफेस साइड पे और टॉप सरफेस पे वहां रेजिस्टेंस मिलेगा। वो कितना होगा? RT2। RT3, तो अगर हम बात करें RT1 इज इक्वल टू हमारा क्या था? 0.0016 W विदाउट स्पीड। RT2 अगर हम बात करें, RT2 हमारा क्या था? 0.00008 इंटू W इंटू V। और RT3 अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.000000, 6 टाइम्स 0 इंटू 6 WV स्क्वायर। तो ये तीनों रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर याद रखने हैं।
तो जहां पर हम बात करें W क्या है, वेट ऑफ ट्रेन इन टर्न्स है, RT3 रेजिस्टेंस इन टर्न्स है, और V है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स। तो ये चीजें हम आपको ध्यान रखनी है। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस निकाला है, टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस निकाला है, तो टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस या टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस निकाला जाए तो वो कितना हो जाएगा, RT इज इक्वल टू RT1 प्लस RT2 प्लस RT3, और RT1 की वैल्यू 0.000016 W और इसकी वैल्यू 0.00008 WV² और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0000006 WV², इसकी वैल्यू WV होगी। ठीक है, तो ये तीनों का समीशन कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, RT टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब पहला रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस आपने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ड्यू टू, दूसरा रेजिस्टेंस बात करेंगे रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल। अगर ट्रैक प्रोफाइल में बात करेंगे तो उसमें पहला रेजिस्टेंस हमने बात की थी किसका, ग्रेडियंट के कारण। तो सपोज यहां पर ये ग्रेडियंट मिल रहा है आपको, और यहां पर आपका व्हील्स जा रहा है, वैगन्स जा रहा है, तो वैगन्स का वेट कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। और अगर ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर, तो मुझे बात कीजिएगा, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा जो कि W cos थीटा होगा, और एक कंपोनेंट पीछे की ओर आएगा वेट का, जो कि W sin थीटा होगा। और W sin थीटा, थीटा बहुत छोटा है, क्या इसको W tan थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हमारी स्पीड आगे की ओर है और इसको पीछे की ओर देखना है, तो ये एक रेजिस्टेंस हुआ। इस अगर हमें कर्व के कारण ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिल गया, क्योंकि अगर हमारा फ्लैट होता तो फ्लैट में डायरेक्टली क्या होता, W नीचे की ओर होता और V आगे की ओर लग रहा, ये होता। लेकिन अगर ग्रेडियंट आ गया है तो क्या यही मिल रहा है, तो इसको RG से डिनोट करते हैं, और RG की वैल्यू क्या होती है, W sin थीटा या W tan थीटा। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एक ट्रेन का जो वेट है वो 100 टन्स है, और इंक्लिनेशन आपको एंगल दे देगा, बोलेगा बताइएगा ट्रैक प्रोफाइल के कारण कितना होगा। तो वहां पर केवल ग्रेडियंट का रेजिस्टेंस आप देखेंगे, वो कितना होगा, W sin थीटा या W tan थीटा। W इज द वेट ऑफ इन टर्न्स एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काउंट करना है। तो एक ग्रेडियंट के कारण था, दूसरा किसके कारण, कर्व के कारण। और हमने कर्व के कारण बात की हुई थी कि कर्व के कारण क्यों होगा, समझिएगा थोड़ा सा। ये कर्व है, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है, और यहां पर हम बात करें एक इनर रेल है, ये इनर रेल है, और ये क्या है, ये आउटर रेल है। ये क्या है, आउटर रेल। तो आप मुझे बताइएगा, एक इनर रेल है, एक आउटर रेल है। आउटर रेल को L1 बोल देता हूं और इनर रेल को L2 बोल देता हूं। तो मुझे बताइएगा, अगर एक कर्व पे हम चल रहे हैं तो आउटर रेल पर या आउटर व्हील को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू इनर रेल। आउटर व्हील को एज कंपेयर टू इनर रेल ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, सेम एंगल पे, सेम एंगल ऑफ कर्व पे, सेम डिग्री ऑफ कर्व पे। ठीक है, सेम डिग्री ऑफ कर्व पे हम बात करेंगे, आउटर रेल को ज्यादा, आउटर व्हील को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इस कारण से जो हमारा मूवमेंट है थोड़ा सा आउटर या इनर साइड पे होगा। ठीक है, तो ऑक्सीलेशन होगा, हमारा जो फ्रिक्शन है, हमारा एक फोर्स है जो हमें बाहर साइड पे धकेलेगा यहाँ पर, वो हमारा कौन सा फोर्स हो जाएगा, वो हमारा फोर्स हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किससे एडजस्ट करते हैं, सुपर एलिवेशन से। तो यहाँ सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जब हम सुपर एलिवेशन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहां पर कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। यदि हम वाइडनिंग प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो स्लिपेज हो जाता है। ठीक है, व्हील्स का क्या होता है, स्लिप हो सकता है, व्हील्स का स्लिप हो सकता है। तो अगर इसके कॉजेज लिखना चाहें आप, तो कॉजेज क्या होंगे, कॉजेज होंगे इम्प्रॉपर सुपर एलिवेशन, प्रॉपर सुपर एलिवेशन। अगर हमने सुपर एलिवेशन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया है तो एक वो कॉज होगा। दूसरा कॉज रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, व्हील बेस की रिजिडिटी भी एक कारण होगा कि हमें दोनों को क्या है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहां पर एक्सिस सुपर एलिवेशन भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सिस सुपर एलिवेशंस भी हो सकता है, एक प्रॉब्लम हो सकता है। और यदि हम बात करते हैं यहां पर, तो पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, अगर पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक होता है तो वो भी हमारा एक इश्यू हो सकता है। तो यहां पर 4 कॉजेस हो सकते हैं, एक तो इम्प्रॉपर सुपर एलिवेशन, रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, अगर रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस की बात करें तो एक्सिस में हमारा जो है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड है वो, या फिर प्रॉपर मेंटेनेंस। तो उस कंडीशन से यहां पर कुछ
डेरिवेशन किया जाता है, पूरा डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, उसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। अगर आप देख रहे हैं तो L1 माइनस L2 ये डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आउटर व्हील, आउटर व्हील के द्वारा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की गई। और अगर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की गई तो यहां पर आउटर व्हील पर एक फोर्स लगेगा, आउटर व्हील विल वर्क, एक्स्ट्रा वर्क विल डन, इसको आगे लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर L1 माइनस L2 जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है कवर्ड बाय आउटर व्हील, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय आउटर व्हील। और अगर हम बात करें आउटर व्हील के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस है, और अगर बात करें F फोर्स, फोर्स ड्यू टू कर्व, कर्व के कारण फोर्स लग रहा है, या हम बोल रहे हैं कर्व के कारण इतना रेजिस्टेंस लग रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को वर्क डन बाय व्हील, कौन से व्हील के द्वारा, आउटर व्हील के द्वारा वर्क डन जो किया जा रहा है टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आउटर व्हील द्वारा काम किया जाएगा, वो कितना हो जाएगा, L1 माइनस L2, डिस्टेंस इनटू फोर्स, वर्क डन यही तो होता है, डिस्टेंस इनटू फोर्स। और जब हम इसी को ही सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ फॉर्मूले मिलते हैं, जब हम इसी को सॉल्व करते हैं फॉर्मूले मिलते हैं, तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व हमें डायरेक्टली याद रखना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दिए, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फॉर ब्रॉड गेज कितना होता है, 0.0004 W इंटू डी डिग्री। मीटर गेज के लिए कितना होता है, अगर हम बात करें मीटर गेज के लिए, तो मीटर गेज के लिए कितना होता है, मीटर गेज के लिए आपका होता है 0.003 इंटू W इंटू डी डिग्री, ठीक है। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस फॉर नैरो गेज तो 0.002 W इंटू डी डिग्री। और ये बिल्कुल याद रखना है, जहां W है ट्रेन्स का वेट इन टर्न्स में, और D है डिग्री ऑफ कर्व है, D क्या है, डिग्री ऑफ कर्व, तो ये तीनों याद रखना है। या फिर ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको कि 0.04% ऑफ WD हो सकता है, तो 0.04 का मतलब 0.04 अपॉन 100, और इसी को ही लिखोगे इंटू W डी डिग्री, और इसी को ही लिखोगे तो कहते हैं 0.0004 W डी डिग्री। तो परसेंटेज में भी लिखा मिल सकता है, उसको कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों तरीके से यहाँ पर आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ट्रैक प्रोफाइल के कारण निकाले, एक ग्रेडियंट के कारण और एक कर्व के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा रेजिस्टेंस था, किसके कारण, ट्रैक्टिव एफर्ट के कारण। और ट्रैक्टिव एफर्ट के कारण लोकोमोटिव में अलग रेजिस्टेंस जनरेट होगा और व्हीकल में अलग। क्यों, अगर लोकोमोटिव की बात करें तो लोकोमोटिव पावर जनरेट कर रहा है, लोकोमोटिव क्या कर रहा है, पावर जनरेट। और अगर हम वैगन्स की बात करें, वैगन्स यानी व्हीकल्स जो हमारे ट्रेन के वॉगीज हैं, उनकी बात करें तो उनका अलग से रेजिस्टेंस यहाँ पर काउंट किया जाएगा, दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा स्टार्टिंग पोजीशन में, क्योंकि ये वैगन्स का रेजिस्टेंस जो होगा वो पैसेंजर पे भी डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें W वेट है तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N, और इसके कारण एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की ओर। तो क्या ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्या इस नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट होगा या नहीं। इसलिए हर बार हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन करने की बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे लोकोमोटिव के लिए डायरेक्टली RS इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग क्या लगता है 0.15 W1 लगता है, और RS इज इक्वल टू 0.005 W2 किसके लिए, व्हीकल्स के लिए। W1 है वेट ऑफ लोकोमोटिव इन टर्न्स, और W2 क्या वेट ऑफ व्हीकल्स इन टर्न, व्हीकल्स का वेट इन टर्न्स में लगाना है, और W1 तो डायरेक्टली इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या रखना है आपको, डायरेक्टली इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट तो हमारा रेजिस्टेंस आता है ड्यू टू एक्सेलरेशन, क्योंकि आपने दो रेजिस्टेंस पढ़े हुए थे स्टार्टिंग के, अगर रेजिस्टेंस ट्रैक्टिव एफर्ट के कारण पढ़े हुए थे, दो पढ़े हुए थे, एक स्टार्टिंग के कारण और एक एक्सेलरेशन के कारण। देखो ये रेजिस्टेंस उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट आगे के जो दो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, तो वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो अगेन हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के कारण कितना होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन स्पीड विद टाइम, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं dB/dt निकालते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और न्यूटन के लॉस से आपको पता होगा, न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें, मास इनटू dB बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अगर हमने dB बाई dt की बात की है तो वहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बनेगा जो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो हम बात करेंगे वहां पर एक फोर्स आएगा, इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा चेंज इन एक्सेलरेशन के कारण। ठीक है, तो हमने सेकंड लॉ पढ़ा हुआ न्यूटन का, क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो हमने उसी से निकाला F इज इक्वल टू ma। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन के आ जाने के कारण। और अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी ये जीरो हो जाएगा, तो अगर dv जीरो हो जाता है तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कोई हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन के कारण कोई भी रेजिस्टेंस जनरेट नहीं होगा। तो हम बात करते हैं, दिस इज कॉज ड्यू टू चेंज इन स्पीड विद टाइम। चेंज इन स्पीड विद टाइम मतलब क्या है, एक्सेलरेशन के कारण। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, RA इज इक्वल टू 0.028 W V1 माइनस V2 अपॉन T। 0.028 W V1 माइनस V2 अपॉन T, जहाँ V1 क्या है, वेलोसिटी एट द बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, जैसे इंजन खड़ा हुआ है और उस कंडीशन में स्टार्टिंग किया तो बिगिनिंग में कितना है, V1। V2 वेलोसिटी क्या है, एट द एंड, मतलब जब स्टेशन आने वाला है और अब हमने इसको एक्सलरेट या डी एक्सलरेट करना। एंड मतलब एक्सलरेशन, स्टेशन से यहाँ से निकल गए हैं, स्टार्ट किया है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर पहुँच गए हैं कांस्टेंट एक्सलरेशन, एक्सलरेट किया और एक्सलरेट करके कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर ली है V2। तो ये V2 है। तो इस कंडीशन में एक फोर्स लग रहा है जिसको हमें ओवरकम करना पड़ता है, वही हमारा रेजिस्टेंस है। तो V2 क्या है, वेलोसिटी एट द एंड इन kmph, जबकि T क्या है कि इस वेलोसिटी को अचीव करने में कितना टाइम ड्यूरेशन आपने दिया। इस वेलोसिटी को अचीव करने में कितना टाइम, तो टाइम ड्यूरेशन अचीव मतलब अचीव रिक्वायर्ड स्पीड इन सेकेंड, जबकि W क्या है, टोटल वेट ऑफ ट्रेन इन टर्न्स है। तो हमने यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस भी निकाला, ट्रैक्टिव एफर्ट्स के कारण, दो तरीके से निकाला, एक स्पीड के कारण, स्टार्टिंग में स्पीड के कारण, दूसरा एक्सेलरेशन के कारण। दो याद रखने हैं, ठीक है। फिर अगला हम बात करते हैं, लास्ट है रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड। और यहाँ पर इनिशियल केस में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दी थी वहाँ पर हमने विंड की स्पीड जीरो मानी थी, बट यहाँ पर विंड की स्पीड जीरो नहीं होगी। विंड रेजिस्टेंस जो होगा वो डिपेंड करेगा विंड की वेलोसिटी पर, विंड के डायरेक्शन पर विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। जैसे हमने बात की थी कि मान लीजिए अगर ट्रेन यहाँ से आ रही है, ये ट्रेन है, ट्रेन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, और अगर केवल यहाँ से विंड आ रही है, ये विंड आ रही है, तो एक रेजिस्टेंस लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ट्रेन का मूवमेंट है और विंड का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से इस तरीके से है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस विंड का यहाँ लगेगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और एक लेटरल डायरेक्शन में हमारा एक रेजिस्टेंस लगेगा। तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितना रेजिस्टेंस हमें वहां पर मिल रहा है। और दूसरा, सेक्शनल एरिया एक्सपोज टू द विंड। अगर हम बात करें तो जो ट्रेन का आगे का जो सेक्शनल एरिया होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जिस पे विंड का प्रेशर आ रहा है, ये विंड का प्रेशर जिस पे आएगा वो सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंसी होती है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड है, किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो पहले विंड की वेलोसिटी पर, दूसरा विंड का डायरेक्शंस पर, और तीसरा सेक्शनल एरिया। और इन्हीं से मिलकर के फॉर्मूला बनता है RW इज इक्वल टू 0.0000017 A इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड निकल के आता है। जहाँ पर हम बात करें RW क्या है, विंड रेजिस्टेंस है, वो भी निकल के आएगा, ठीक है। A जो है एक्सपोज्ड एरिया स्क्वायर मीटर में है, जबकि V जो है वो वेलोसिटी विंड है इन किलोमीटर पर आवर्स में। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो टोटल आपने 4 रेजिस्टेंस पढ़ लिए, 4 में 3-3 तरीके के अलग अलग से रेजिस्टेंस पढ़ ली हैं, वो सारे आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फुल रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रैक के कारण वहाँ 3 रेजिस्टेंस थे, एक इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड था तो वो कितना था 0.0016 W, और एक स्पीड के कारण था तो 0.00008 इंटू WV। फिर आपका जो था एक वो था आपका तीसरा था वो आपका था किसके कारण था, वो आपका एटमॉस्फेयर के कारण था, लेकिन विंड की स्पीड वहां पर 0 मानी थी, तो आपने क्या लिखा था 0.0000006 इंटू WV स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा ग्रेडियंट के कारण वो W साइन थीटा होता है, ट्रैक प्रोफाइल के कारण उसमें 2 पढ़े थे, एक ग्रेडियंट के कारण जो W साइन थीटा होता है जिसको W टेन थीटा भी बोलते हैं, और W क्या है, वेट है टन्स में, ठीक है। और ग्रेडियंट के कारण, डिग्री के कारण पढ़ा है, कर्व के कारण पढ़ा है, तो ब्रॉड गेज के लिए 0.0004 W डी डिग्री, और अगर हम बात करें मीटर गेज के लिए 0.0003 W डी डिग्री, और नैरो गेज के लिए बात करें 0.0002 W डी डिग्री पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरा जो रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ था वो आपने 2 पढ़े हुए थे, एक ट्रैक प्रोफाइल के कारण और ट्रैक
सॉरी, वो आपने पढ़े हुए थे ट्रैक्टिव एफर्ट के कारण, एक स्टार्टिंग में और एक आपने पढ़ा हुआ था एक्सेलरेशन में। तो अगर हम बात करें शुरू के दो याद रखने हैं, ये थोड़े से याद रखने हैं। तो लोकोमोटिव के कारण अलग था और व्हीकल के कारण अलग था, 0.15 W1 और 0.005 W2। फिर एक्सलेशन के कारण V1 माइनस V2 0.028 W/T यहाँ पर इस तरीके से निकाला हुआ था। नेक्स्ट लास्ट में निकाला हुआ था 0.000017 AB² जो कि विंड के कारण था, और तीन बातों पे डिपेंड करेगा, विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन एंड सेक्शनल एरिया एक्सपोज्ड। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर काउंट किए। तो अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इन फॉर्मूले को यूज करना है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उन पे हम करने वाले हैं। इस लेक्चर को पहले डिटेल में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगेन मैं बात करता हूं यहां पर, तो आज का टेस्ट हम परफॉर्म कर लेते हैं। टेस्ट हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर बात की जा रही है व्हाट इज द कर्व रेजिस्टेंस फॉर अ 50 टन ट्रेन ऑन ब्रॉड गेज फॉर अ 4 डिग्री कर्व, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर हम बात करते हैं कितना 50 टन, तो हम ब्रॉड गेज के लिए, तो ब्रॉड गेज के लिए जो कर्व रेजिस्टेंस है, कर्व रेजिस्टेंस अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस जो है वो कर्व वाला निकालें, कितना होगा 0.0004 इंटू W इंटू डी डिग्री, और डी डिग्री डायरेक्टली लगा देना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 0.004 W इंटू डी डिग्री, अगर हम बात करें तो ये 100 हो जाता है, और इंटू 0.0004 यहाँ पर हो जाता है। तो कितना आंसर निकल के आ रहा है, जल्दी बता दीजिएगा इसको, ठीक है। कितना 0.08 टन आ रहा है, आंसर सी आ रहा है 0.08 टन्स हमारा निकल करके आ रहा है आंसर। अगेन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना होगा, तो पता है वो क्या करेगा, वो आपको डिग्री डायरेक्टली नहीं देगा, वो क्या देगा आपको, रेडियस, और रेडियस देगा तो रेडियस से डिग्री आपको निकालना है। आपने फॉर्मूला पता हुआ है, आपने फॉर्मूला पता हुआ है, क्या होता है फॉर्मूला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हमें यहाँ पर निकालना है, डिग्री से रेडियस निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो फॉर्मूला क्या होगा। बस एक बार डिग्री निकल आएगा, आप फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ द व्हीकल मास इज 800 किलोग्राम, व्हाट इज द ग्रेडियंट फोर्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन एन कॉज्ड बाय द रोड ग्रेडियंट ऑफ 10%। अब देखो रोड ग्रेडियंट 10% दे दिया है, 10% देने का मतलब क्या है, ग्रेडियंट जो दिया है हमें वो दिया है 10%। 10% देने का मतलब क्या है, 100 हॉरिजॉन्टल चलने पे आप 10 वर्टिकल चलेंगे, 100 हॉरिजॉन्टल चलने पे आप क्या चलेंगे, 10 वर्टिकल। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो 10 थीटा की वैल्यू 10/100 यानी 0.1 हो जाएगी, यानी। और यहाँ पर बोला गया है कि इसका वेट जो है वो 800 किलोग्राम है, 800 किलोग्राम है। तो जो रेजिस्टेंस होगा, क्या वो W sin थीटा या W tan थीटा आप बोल सकते हो या नहीं। तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W tan थीटा, और W की वैल्यू कितनी दी गई है 800 किलोग्राम, और tan थीटा की वैल्यू 1/10 दिया गया है। तो कितना आ जाएगा 800 न्यूटन। अब देखो 800 न्यूटन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना 800 न्यूटन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मास किलोग्राम में है, और हम किलोग्राम से हमने क्या बोला था, इसको टन्स में लगाएंगे, और टन्स में लगाना है तो अगर हम बात करें तो टन्स में लगाने की बात करेंगे तो टन्स में अलग होगा, और जब उसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन न्यूटन में निकालना है तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। किलोग्राम को हम न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और जी से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जी की वैल्यू से, और जी की वैल्यू यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कितना ले ली गई है, 10 ले ली गई है। तो इसलिए वो डायरेक्टली वैल्यू कितना आ जाएगा, 800 न्यूटन निकल करके आ जाएगा। तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, और सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा वेट कराने के लिए सॉरी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मैंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर भी दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे, और इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल पर इस का PDF जो ये लेक्चर है इसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।